जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। पिछले लेक्चर में समझा था कि जिस प्रकार किसी स्कूल को चलने के लिए किन्हीं पर्टिकुलर नियमों की आवश्यकता होती है, घर को चलाने के लिए भी हमारे पिताजी के पर्टिकुलर कुछ नियम होते हैं, समाज को चलाने के लिए हमारे सामाजिक धार्मिक नियम होते हैं, ऐसे देश को चलाने के लिए संविधान होता है। तो भारत हमारा 1947 में आज़ाद हुआ तो संविधान, देखो, जब बच्चा, उसको कहते हैं कि बिना रोए माँ भी रोटी नहीं खिलाती है, मतलब बच्चे की किसी चीज़ की पूर्ति नहीं करती है। तो उसी प्रकार हमें भी संविधान की क्या करनी पड़ी, मांग करनी पड़ी। तो संविधान की मांग इतिहास में कब उठी? तो पहले 1895 में स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया, और उसमें संविधान कि हमारे देश का स्वयं का भी एक संविधान होना चाहिए और उससे हमारा देश चलना चाहिए। आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन रेज होगा कि सर, हम बार बार संविधान सभा की, मतलब इतनी सारी की तारीखें डाल दी सर आपने, कि बार बार संविधान सभा की मांग हमने क्यों रेज की? तो हमारे ऊपर जो कानून थे, जिन कानूनों से हमारा देश चलता था, वो हमारे देश के लोगों के द्वारा नहीं बनाए गए थे। वो विदेश में, इंग्लैंड में बैठी वेस्टमिनिस्टर, जो कि उनकी संसद है, उसके द्वारा बनाए गए थे। तो देश हमारा भाई चलाना हमको है, और हम कैसे चलेंगे वो विदेशी डिसाइड करेगा क्या। तो ये चीज़ हमें कतई पसंद नहीं है। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वराज विधेयक की मांग की। अब 1916 होम रूल लीग भारतीय घरेलू संचालन की मांग कर रहे हैं। अब 1916 के अंदर जो होम रूल लीग आया, उसमें भारतीयों के द्वारा घरेलू संचालन होना चाहिए, मतलब हमारा घर है, हमारा देश है, उसका संचालन हम निर्धारित करेंगे। तो उसके ऊपर कौन से नियम लगने चाहिए, कौन से कानून लगने चाहिए, वो भी हम निर्धारित करेंगे। 5 जनवरी 1922 को गांधी जी ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो लड़ने के बाद में हमारा देश आज़ाद होगा, तो उसके लिए हमारे देश को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक संविधान की आवश्यकता पड़ेगी। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कानून बनाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल हो। तो 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल हो, जो कि हमारे देश में से लोगों को चुना जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान सभा प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति निर्वाचित हुआ, और जो देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनका जो प्रतिनिधि था वो मनोनीत होकर आया था। हालांकि बाद में राजाओं का और उनके प्रतिनिधियों का देश के संविधान निर्माण में कोई रोल नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1928 में भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा एक संविधान का छोटा प्रारूप बनाया, जिसमें मुख्य बिंदु ये थे। देखो, मोतीलाल नेहरू ने और हमारे जो भारत के कांग्रेस के अलावा भी जो राजनीतिक दल थे, जो कि हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उन सभी ने हमारे देश का क्या बनाया? एक छोटा सा संविधान बनाया। लेकिन उसको क्या किया? सामने वाले अंग्रेजों ने माना नहीं। तो उसमें मुख्य बिंदु क्या थे कि भाई देश का संविधान होगा तो उसमें मुख्य चीज़ें क्या होंगी? तो क्या होंगी? तो हमारे देश के अंदर फंडामेंटल राइट्स, मतलब उसमें जो बनाया उन्होंने प्रारूप, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की, अल्पसंख्यकों के हितों के प्रावधान की बात की। देखो, फंडामेंटल राइट्स में ये शब्द जैसे कि 1928 में उठे, तो ये शब्द
ये मांगे क्यों उठी? जैसे कि हम जानते हैं कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, हम उस चीज़ की मांग नहीं करते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भाई हमारे भारत में जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था, उस प्रेस एक्ट में हमारे देश जो अखबार थे, तो अंग्रेज जो जो अत्याचार कर रहे थे, मतलब जो जो भी कानून पारित कर रहे थे, जो हमारे भारत के इकोनॉमी को नष्ट कर रहे थे, हमारे भारत की आत्मा को नष्ट कर रहे थे, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, तो उसके बारे में खुल के नहीं लिख सकते थे। ऐसे ही आपने रोलेक्ट एक्ट के बारे में सुना होगा कि जो कि न वकील न दलील, वो सीधा जेल में। मतलब अगर कोई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में विरोध करता है और तो उसको देखते तुरंत ही जेल में डाल देने का प्रावधान था। तो उसमें न तो उसे वकील दिया जाएगा, न उसे कोर्ट में ले जाया जाएगा, सीधा पकड़ा और सीधा जेल में। ऐसे न ऐसे आर्म्स एक्ट आए कि भाई भारतीय अपने पास में किसी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते, अगर हथियार पाया गया तो उसे सीधा पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे कानून की वजह से हमारे भारतीयों को किसकी अंदर से मांग लगी? तो हमारे मूलभूत अधिकारों की। अधिकार का मतलब कि हमें खुलकर बोलने नहीं दिया जा रहा है। अंग्रेजों के खिलाफ हम खुल के बोलते हैं तो हमें उनके सप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे हमने कुछ मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता महसूस की, जैसे कि समानता का अधिकार। तो ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त ऐसा कानून भी आया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया को सुप्रेस करने की पीक पे था। जब जैसे कि कोई अंग्रेज अधिकारी जा रहा है तो कोई इंडियन उसके सामने से चल के आ रहा है, तो उसको अपनी पगड़ी और अपने चप्पल उतार कर गुजरना पड़ेगा जब तक वो अंग्रेज अधिकारी उसकी नज़रों से दूर न चला जाए। तो इसमें हमने क्या देखा कि भारतीयों को हीन दृष्टि से देखा गया, मतलब समानता, राइट टू इक्वलिटी। तो हमें समानता नहीं मिल रही थी, हमारे मन में समानता की मांग उठी। हमें हमारा जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के द्वारा हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा था, तो राइट ऑफ एक्सप्रेशन, कि हम अपनी भावनाओं को, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सके खुल के, तो इस फंडामेंटल राइट की हमें आवश्यकता हुई। और उसमें क्या प्रारूप में और क्या बिंदु थे? तो उसमें अल्पसंख्यकों हितों के लिए प्रावधान किए गए। लेकिन इस प्रारूप से जिन्ना नाराज हुए। तो जिन्ना इसलिए नाराज हुए क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सेपरेट स्टेट की बात नहीं की गई, और जबकि जिन्ना जो था पुरजोर समर्थन में था कि भाई इंडिया का पार्टीशन हो और इस तरफ से, तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज का जो बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बना, और आज का जो पाकिस्तान हम जानते हैं वो वेस्ट पाकिस्तान बना। हालांकि 1971 में युद्ध में पाकिस्तान को हराकर हमने बांग्लादेश को आज़ाद किया। तो 1936 में 1936 के फैजपुर अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से संविधान सभा के गठन की बात की। मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के अंदर जो लोग जिन्होंने संविधान को बनाया वो निर्वाचित होकर आए थे। तो 1936 के अंदर बात कही गई कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि भारतीय लोग जो कि 18 से एज से ऊपर हैं वह वोट डालें और अपने एक प्रतिनिधि को चयनित करें जो कि संविधान में गठन में सहायता करें। अब ये तो रही कि कब कब भारत में संविधान की मांग उठी। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने, जैसे कि हम जानते हैं कि जब जब भी हमने कोई भी चीज़ अंग्रेजों से मांगी तो उन्होंने हमें पूर्ण रूप से नहीं दी। देखो, नहीं दी का कारण समझाते हैं। जैसे कि अगर हम अपन पे राज करने वाले जो किंग है, राजा है, भाई अपन राजा शब्द पे नहीं कह सकते, मतलब जो आप पर रूल कर रहा है, आप चाहोगे कि आप हट जाओ और हमें आने दो। तो कोई भी सत्ताधारी व्यक्ति
सत्ता से हटना नहीं चाहता है। उसी प्रकार अंग्रेज भी अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते थे। 1942 के अंदर क्या आया? क्रिप्स मिशन। क्या आया? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या था कि भारत में लंबे समय से संविधान की मांग उठी, तो क्रिप्स मिशन स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया कि बताइए भाई आपकी समस्या क्या है। तो आपकी समस्या का हम क्या निदान बताएंगे। तो क्रिप्स मिशन के अंदर ऐसे कुछ प्रावधान थे जो हमारी भारत की अस्मिता और अखंडता को नुकसान पहुंचाते थे। क्रिप्स मिशन के अंदर जैसे कि क्रिप्स मिशन आया भी इसलिए था क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के अंदर जैसे कि हम दो धड़े देखते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 1940 के बीच में। उस वक्त धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, जैसा कि हम कहें तो वर्ल्ड के में दो खेमे बन गए, मतलब दो टीम बन गई। तो टीम एक ही तरफ से कौन कौन प्लेयर युद्ध लड़ रहे थे? एक अमेरिका, एक रशिया, इंग्लैंड और चाइना। मित्र राष्ट्र की तरफ से इटली, जापान और जर्मनी। जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त जर्मनी में हिटलर था और हिटलर ने आतंक मचा रखा था। तो अमेरिका, रशिया और चाइना ने किस पे प्रेशर बनाया? इंग्लैंड पर कि आप अपनी कॉलोनी से मैन पावर लाओ, क्योंकि हमें युद्ध में लड़ने के लिए सैनिक चाहिए। तो इंग्लैंड ने हमारे ब्रिटिश लोगों ने भारतीय लोगों से वादा किया कि अगर आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम आपको क्या करेंगे? आपको संविधान सभा बनाने की इजाजत दे देंगे और आपकी कई सारी मांगे मान ली जाएंगी और आपको आजाद कर दिया जाएगा। तो इस बात से हमारे गांधी जी जो थे वो राजी नहीं थे, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों ने हमें चीट किया। हम जो भी मांग करते हो तो आप उस मांग को पूरा न कर हमें मूर्ख बनाकर निकल जाते हो। तो अपने इंग्लैंड की जो कॉलोनी थी इंडिया से क्या मिला? मैन पावर मिला। मैन पावर मिला और क्या मिला? रसद सामग्री। जैसे कि हम जानते हैं युद्ध में अनाज की जरूरत होती है, भोजन पानी की, तो रसद सामग्री हमारे इंडिया से। जैसे कि हम जानते हैं हमारे इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे इंडिया में क्या होता है? खेती होती है। मतलब प्राचीन काल से इंडियन जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर आधारित है? एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो एग्रीकल्चर से जो उत्पादन होता था, जो अन्न सामग्री थी, वो कहाँ जाती थी? इंग्लैंड जाती थी। और कई सारे ऐसे प्रोडक्शन यूनिट भी थे भारत में, क्योंकि इंग्लैंड वालों ने, अंग्रेजों ने कई सारी फैक्ट्री लगाई थी कि युद्ध के लिए सामान बनाकर कहाँ जाता था? इंग्लैंड। और हमारे इंडिया की सेनाएं भी वहां पर, भारतीय लोग भी लड़े। तो जैसा कि हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड का रिजल्ट जानते हैं कि जीत किसकी हुई? धुरी राष्ट्र की। तो क्रिप्स मिशन के अंदर जो भाई युद्ध जीत गए, तो अंग्रेजों ने सोचा जब हम युद्ध जीत गए हैं तो हमने जो वादा किया था तो वो क्यों मानना जाए? जिसकी लाठी उसकी भैंस। हार गए होते तो चलो हम भारत को आजाद कर देते। तो उन्होंने कहा कि भारत को हम संविधान सभा बनाने की, अपने विधानमंडल, अपनी संसद बनाने की सभी हम परमिशन देते हैं। भाई आपकी संसद होगी जो कानून बनाएगी, देश को संचालन करेगी, लेकिन हम आपको डोमिनियन स्टेटस देते हैं। आप पूछोगे सर डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? कि आप कोई भी कानून बनाएं, कुछ भी देश को संचालन करने का नियम बनाएं, लेकिन अंतिम फैसला ब्रिटिश क्राउन का होगा। तो ये तो स्पष्ट मूर्ख बनाने वाली बात हुई कि हम भारतीय लोग मांग किसकी कर रहे थे? स्वराज की। स्वराज का मतलब हमारा राज हो, मतलब
हमारा फैसला हो। जैसे कि हम संसद में किसी भी प्रकार का कानून बना दें, लेकिन अंतिम में जब उस कानून को पारित होने की मोहर जब ब्रिटिश रूल लगाएगा, तो हम सॉवरेन संप्रभु के सेवे, जैसे संप्रभु मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया है कि संप्रभु का मतलब कि हमारे आंतरिक मामले, कि हम हमारे देश में क्या विधान बनाएंगे, क्या कानून बनाएंगे, वो फैसला हमारा होगा। बाहरी देशों से हमारा जो संबंध है, इंटरनेशनल रिलेशन, कि हम किसी बाहरी देश के अंदर, जैसे कि हम नाटो में शामिल होना चाहें, कि यूएसएसआर में शामिल होना चाहें, कि आसियान में शामिल होना चाहें, ब्रिक्स में शामिल होना चाहें, कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में शामिल होना चाहें, तो किस संगठन में, व्यापारिक संगठन या फिर सामरिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन या किसी में भी शामिल होना चाहें, ये व्यक्तिगत फैसला हमारा होगा। तो हमें संसद बनाने के लिए, विधानसभा बनाने के लिए सभी की परमिशन दे दी थी, लेकिन जब अंतिम फैसला अंग्रेज करेंगे तो हम आज़ाद किस बात के हुए? तो इसका विरोध हमारे गांधी जी ने किया कि लंबे समय से हम इनको समझाइश करके भाई आप हमारी बात मान लें, लेकिन इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई लंबे समय से मैं अहिंसा के मार्ग पर चलकर कि हम देश को आज़ाद करा देंगे, लेकिन अंतिम में जब यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हमने कई सारे हमारे देश के जवानों को खोया, कि चलो हमारे देश के जवानों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। कहाँ पर? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, कि हमारी जान देते हुए भी हमारी देश आज़ाद हो, लेकिन फिर इन्होंने डोमिनियन स्टेटस वाली बात लाकर वापस धोखा देने की कोशिश की। फिर जैसा कि हम जानते हैं कि देश में जो हमारे आइडियल्स हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ऐसे जो महान शख्सियत थे, उन्होंने इन अंग्रेजों को भारत से दौड़ा दिया। और एक भारत के आज़ाद होने का अगर सबसे बड़ा कारण बताया जाए तो ये कारण ये भी है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर इंग्लैंड बहुत ज़्यादा कर्ज में डूब चुका था। उसने अमेरिका से कर्ज लिया युद्ध लड़ने के लिए, और उसको चुकाते चुकाते हमारे इंग्लैंड पस्त हो गया, तो इसकी सारी पावर खत्म हो गई। इधर से हमारे भारत के क्रांतिकारियों ने वापस रिटेलिएट किया, और जिन जिन अंग्रेजों ने हमारे भारत के लोगों पर अत्याचार किया, उनको एक एक को उड़ाना शुरू कर दिया। तो आखिरकार हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।